अस्सलाम वालेकुम। कैफ वन FAR 1 लेक्चर 30 स्टार्ट करते हैं जी। आपके हैंडआउट्स के ऊपर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ज़रा मैं बदल रहा हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में आपसे कि मुझे बता दीजिए बुक वैल्यू। एक छोटा सा सवाल है उससे पहले कि हम ईयर एंड रिवैल्यूएशन करें। देखिए जी, मैंने कहा था आप लोगों से कि आज हम नोट बनाना सीखना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे बेहतर मैंने ये समझा कि आज हम ईयर एंड रिवैल्यूएशन कर लें। बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं और हम ईद के बाद फिर नोट बनाना शुरू करें और फिर कॉन्टीन्यूटी में वो चलता जाए। ठीक है ना। वैसे ज़्यादा बेहतर ही लगा मुझे पिछली क्लास के अंदर, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा फंस रहे थे स्टार्ट के अंदर ईयर एंड रिवैल्यूएशन पे। हालांकि कुछ है नहीं, मैं जिस चीज़ को ज़्यादा आसान समझता था बच्चों को ज़रा मुश्किल लग रही थी, तो उससे फ़ायदा ही हो गया। ठीक है ना। तो आज हम ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन करेंगे और बिल्कुल उसी तरह से सवाल करेंगे जो हमने सबसे कम्प्रिहेंसिव सवाल स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन का किया है। 3 रिवैल्यूएशन वाला, 2-2 साल बाद रिवैल्यूएशन वाला। यहाँ पर भी 3 रिवैल्यूएशन वाला और 2-2 साल बाद रिवैल्यूएशन वाला सवाल करेंगे हम। थोड़ा लेंथी है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये कर लेंगे तो फिर अल्लाह की ज़ात ने चाहा तो आप रिवैल्यूएशन में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ईद के बाद इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो मैं आपको रिवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करना सिखाऊंगा। वो मेरे ख्याल में कोई 20 से 25 मिनट की डिस्कशन होगी एट मैक्स। और उसके बाद फिर हम जुमे वाले दिन ही, जब पहला लेक्चर होगा ईद के बाद, हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाना सीखना शुरू कर देंगे, बुनियाद डाल लेंगे। ठीक है, नोट बनाना शुरू कर देंगे और उसके बाद फिर हफ्ता और फिर मंडे फिर ट्यूसडे, ये 2 से 3 दिन हम PPE का नोट बनाना कंप्लीट कर लेंगे और फिर इंशाल्लाह नए टॉपिक पे मूव करेंगे। लेकिन इस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, IAS 16 का टॉपिक है। मैं 1-2 सवाल करवा के बस कर दूंगा PPE का नोट। उसके बाद IAS 36 अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। जब IAS 36 पढ़ा लूंगा तो IAS 36 भी 16 के साथ मिक्स होकर नोट में आता है। फिर एक ऐसा सवाल करेंगे जिसमें ये दोनों होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैं IAS 23 आपको करवाऊंगा। फिर प्रॉपर्टी प्लानिंग का नोट साइड में चला गया, IAS 23 करवाऊंगा। IAS 23 करवाने के बाद फिर वो भी मिक्स होता है इसके साथ। फिर ऐसा सवाल करेंगे, नोट बनाएंगे PPE का जिसमें IAS 23 भी मिक्स होगा। फिर उसके बाद IAS 20 करवाऊंगा आपको, फिर वो भी मिक्स होता है इसके साथ। फिर ऐसा सवाल करेंगे, नोट ही बनाए। तो नोट तो हमारा अगला जो है वो तकरीबन ये टॉपिक खत्म होने के बाद अगले 4 से 5 4 एक टॉपिक में नोट बनता रहेगा, ये भी चलता रहेगा साथ साथ। ठीक है ना। और नए टॉपिक्स भी साथ साथ चलते जाएंगे। इसलिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिएगा। अपनी इस छुट्टियों को, ईद वाला दिन एंजॉय कर लीजिएगा। अगले दिन तो वैसे ही आप किसी को ईद मुबारक हैं तो कहता है भाई की गल है, होगी ईद खत्म। ठीक है ना। तो आप भी पढ़ाई कर लीजिएगा। और मैंने होमवर्क के अंदर लिखा भी हुआ है कि आपने क्या करना है, लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक रिवाइज कर लेना। देखें, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट कुछ भी नहीं है दरअसल। वो जो आपने आज तक पढ़ा है वो इकट्ठा हो जाता है। जो लेजर बनाते हैं उसको प्रेजेंट कर देते हैं हम स्टेटमेंट फॉर्म में, बस नोट बन जाता है। तो इसलिए ये जितना आपने 18 लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है ये बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने अच्छे तरीके से एग्जाम लेवल पे लेकर आना है। आपको पूरे FAR 1 में मसला नहीं होगा अगर आपका ये मजबूत रहा तो। ठीक है ना। और ख़ास तौर पे अगले 4-5 टॉपिक्स के अंदर आपने इस चीज़ को मजबूत रखना है। नोट के अंदर आपको बहुत आसानी रहेगी। और पर्चे में आता नोट है, PPE का नोट बनाने के लिए ICAP कहता होता है रूटीन में। ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक सवाल है जी छोटा सा। ये ईयर एंड रिविजन वाला सवाल करने से पहले मुझे ज़रा ये सवाल आप कर दें। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बता दें, कंप्यूट कर दें, कंप्यूट बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स। अपना आपने हैंड आउट नहीं देखना, इधर इधर देखें, ये सवाल भी सामने नजर आ रहा है, रिक्वायरमेंट भी नजर आ रही है। ओके, कंप्यूट बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स एज ऑन 31 दिसंबर 2017। और इसको करने के लिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट है, बहुत ज़्यादा है ये भी। ठीक है, सिर्फ 3 मिनट आपको मैं देता हूँ। इसके मार्क्स हैं 2। लो, 2 मार्क्स का ये सवाल है, 3 मिनट में करना है। ज़रा जल्दी से कर लें। ये लें जी सवाल आपके सामने। एग्जाम्पल है, बेसिकली एक सिंपल क्लास एग्जाम्पल है। इसमें एक छोटा सा शॉर्टकट सिखाना है। अच्छा, इस शॉर्टकट ने भी यूज जाके नोट में ही होना है जब नोट बना रहे होंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है ना। सवाल नजर आ रहा है सबको। 6 बिल्डिंग्स वर परचेज ऑन यकम जनवरी 15 और 660 मिलियन। यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग्स इज 30 years एंड डेप्शन मेथड इज स्ट्रेट लाइन। ऑन 30 जून 17 आ बिल्डिंग कॉस्टिंग 66 मिलियन वॉज सोल्ड फॉर 85 मिलियन। इतना कुछ बता दिया आपको, लेकिन रिक्वायरमेंट है मेरी बुक वैल्यू 31 दिसंबर 17 पे। करेंगे? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? पढ़ रहे थे। 2 मिनट 3 मिनट दे दिए मैंने,
जल्दी कर लें। जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ यार, जल्दी आ जाओ यार, क्या कर रहे हो? किसी के साथ बैठना, अलग ना बैठना, ताकि पता हो कि क्या हो रहा है। इधर आ जाओ, फर्स्ट रो में आओ, सेकंड में आओ, किसी के साथ बैठो, पता हो आपको कि चल क्या रहा है। थोड़ा सा आप भी ना इधर होके बैठो, ताकि मैं बच्चे कम है, मैं कैमरे की तरफ देखूंगा ही नहीं, थोड़ा सा इधर, ताकि आपको देखते हुए कैमरा वाले भी साथ आ जाए बीच में। जज़ाकल्लाह। नहीं जी, 1 मिनट बाकी है। कोई बच्चा कर चुका है तो बता दें। इतना टाइम लगा दिया यार आप लोगों ने। ये एक टूल है, यूँ समझ लें कि फ़िलहाल तो ये ऐसे ही बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात थी, लेकिन सुबह मैंने आते हुए इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को भी बीच में डाल दिया कि चलो आज सिखा देता हूँ, ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो ये यूज़ करें, तो मैं यहाँ पे रेफ़र कर दूँगा। हैंड आउट नहीं है आपके पास? हैंड आउट पीछे पड़े हुए, वो ले लें। वैसे तो यहाँ पे सवाल देख लेते आप, चलो अब दे दो हैंड आउट। जी टाइम इज़ ओवर, टाइम इज़ अप। कोई है जिसने बुक वैल्यू निकाल ली हो? है कोई? चलें 1 मिनट और दिया। बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एडिशन। कॉस्ट भी चाहिए होगी 3117 पे, और एक्यूमुलेशन भी चाहिए होगी। हाथ पांव फूल रहे हैं मुझे लगता है बच्चों के। कर लिए भाई? लेट मी देख। गुड, जबरदस्त। बुक वैल्यू क्या आई है? ये 373.10, 573.10 है। ओके, वैसे आपने क्लोजिंग एक्यूमुलेशन का नहीं निकाला हुआ, डायरेक्ट माइनस कर दिया। बहरहाल निकाल लो ना, वो भी निकाल लो। हाँ जी, और किसी ने कर लिया हो ये काम? एक जैसे वर्किंग करता है, साथ वाला भी वैसे ही कर रहा होता है दूसरा, अपना दिमाग तो लगाना नहीं। हाँ भाई, आप बैठे हो वेले? क्या आधा क्या किया, दिखाओ ना ज़रा, क्या किया? अच्छा, वर्किंग किए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों वर्किंग कर रहे हैं, पता नहीं वर्किंग क्यों किए जा रहे हैं। कर भी सकते हैं वैसे, लेकिन चलें, डिस्पोजल आ गया बीच में, फंस गए हैं बच्चे। ठीक है, कैलकुलेटर हटाएं। इधर देखें जी, आप लोगों को ये काम करने का शायद सूझा होगा, जिन्होंने कर लिया ना उन्होंने ये काम किया। लेजर बना लेना था। ओ भाई, रिवैल्यूएशन नहीं थी, सिंपल वही सवाल था जो बेसिक में किया था। यकम जनवरी 15 पर एसेट डेबिट कैश क्रेडिट हुआ 660 से। यकम जनवरी 15 के बाद कुछ एडिशन नहीं हुआ। 31 नवंबर 15 पे यही क्लोजिंग आ गया। 31 नवंबर 15 पे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 22 रुपये आया, और ये क्लोजिंग आ गया। 22 ही बनता है ना, 660/3, 3 साल लाइफ थी ना, सॉरी 30 ही होगा, 22 का आंसर सही है। ठीक है, अच्छा, ये 22 क्लोजिंग, अगले साल ओपनिंग बना,
ये 660 अगले साल ओपनिंग बना, अगले साल कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, अगले साल सिर्फ 22 की डिडक्शन और आई और ये 44 पे पहुंच गई। कोई मसला? कोई मसला नहीं। ये ओपनिंग बना, 660 भी ओपनिंग बना, और 66 वाला एक एसेट 85 का बिक गया। तो स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को क्रेडिट किया, डिस्पोजल में डेबिट करते हैं, लेकिन मैं डिस्पोजल बनाना मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने नहीं बनाया, ठीक है, बच्चे ने बनाया हुआ था, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां से क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट, डेबिट करेंगे डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। अब वो कितनी है? 66/30, एक साल की डेप्शन आ गई। उसके बाद 15, 16 और आधा 17, 2.5 साल इंटू 2.5, 5.5 एक्यूमुलेटेड डेप्शन है। ये डेबिट हुई एक्यूमुलेशन अकाउंट में और क्रेडिट हो जाएगी डिस्पोजल अकाउंट में। फिर कैश रिकॉर्ड होगा, गेन लॉस आ जाएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक हो गया। 31 दिसंबर 17 पे क्लोजिंग आ गया 594 एसेट का, बोलो। और यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो थोड़ी सी वर्किंग कर ली मैंने। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल करते थे, स्ट्रेट लाइन मेथड है। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल डिवाइड बाय 30, 19.8 आ गया। एडिशन कोई है नहीं, डिस्पोजल 66 डिवाइड बाय 30 इंटू 6/12, 1.1, टोटल डेप्शन आ गई 20.9। सिंपल, बोलो। ये आ गया 20.9 डेप्शन और ये आ गया क्लोजिंग 59.4। और इन दोनों का डिफरेंस लें, अगर इन दोनों का अगर डिफरेंस लें 594 और 59.4 का, तो बुक वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेशन ही होती है ना, तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यही आपका आंसर आया हुआ था भाई, बिल्कुल ठीक है। अब आंसर तो मेरे उस दोस्त ने सही निकाल दिया, बाकी तो सब पता नहीं क्या कर रहे थे। अच्छा खैर, ये समझ आ गई? हाँ हुआ, एसेट अकाउंट में आता है, डिस्पोजल अकाउंट में आता है, गेन लॉस निकलता है, वो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। अच्छा भाई, अब इतनी एफर्ट करके मेरे दोस्त ने एक ने निकाल लिया, बाकी तो किसी को पता नहीं लग रहा था क्या करना है, हालांकि सादा सी बात थी। बहरहाल असल में रिक्वायरमेंट ये लिखी हुई थी, अगर आप अपना हैंड आउट पढ़े ना, रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है? प्रिपेयर एसेट और एक्यूमुलेशन अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर 17, तो वो डायरेक्ट बनाकर लेके आए, आप तरतीब से लेकर आए। मैं ये कहता हूं कि ये बुक वैल्यू तो 2 मिनट 3 मिनट भी ज्यादा दिए थे, ये बुक वैल्यू तो 30 सेकंड का काम है। जरा ध्यान से मुझे एक बात देखकर बताओ, 31 दिसंबर 17 पर 31 दिसंबर 17 पर कितनी बिल्डिंग्स की कॉस्ट पड़ी है एसेट अकाउंट में? कितनी बिल्डिंग्स की कॉस्ट है? क्यों? 6वीं तो पूरी की पूरी निकल के चली गई। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड एक्शन के क्लोजिंग बैलेंस में कितनी बिल्डिंग्स की एक्यूमुलेटेड एक्शन पड़ी हुई है 31 दिसंबर 17 तक? 5 की ही पड़ी है ना, जो डिस्पोज हुई उसकी तो जिंदगी सारी की डेप्शन यहां से डेबिट करके हमने निकाल दी थी। तो इसका मतलब अगर मैं 31 दिसंबर 17 पे बुक वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं यूं समझूं कि मेरे बिजनेस में थे ही 5 एसेट्स। अगर मुझे लेजर रिक्वायर ना करे, सिर्फ बुक वैल्यू सवाल के अंदर मुझे निकालनी हो, तो मैं शॉर्टकट क्या लगा सकता था कि मेरे पास बिल्डिंग्स ही 5 हैं, छठी कभी थी ही नहीं, तो कॉस्ट उसकी कितनी होगी? 594 कैसे निकलेगी? आप कहोगे जी 660 में से 66 को माइनस कर दो, ये है 5 की कॉस्ट, ये है 5 की कॉस्ट, और इन्हीं 5 की 3 साल की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 17 का 59.4 बनती है, इसको नेट करो 534.6 है। ये इतना खप के जो काम किया, ये ऐसे भी निकल सकता था। यानी जो एसेट डिस्पोज हो जाता है भाई, उस एसेट की कॉस्ट भी निकल जाती है एसेट अकाउंट में से, उसकी एक्यूमुलेशन भी निकल जाती है। क्लोजिंग डेट पर ना कॉस्ट के अंदर उसकी कॉस्ट पड़ी होती है, ना एक्यूमुलेटेड में उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन पड़ी होती है। तो समझो ऐसे 6 थे ही नहीं, थे ही 5, 1 मिनट में ये काम हो जाता है, ठीक है। ये नोट के सब नोट के अंदर कहीं एक वर्किंग इसने हेल्प करनी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज सिखा देता हूं, क्योंकि जब नोट बन रहा होता है तो सारी चीजें इकट्ठी ना सीखनी पड़ जाए। ये एक टूल है, वहां पे हेल्पफुल टूल, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये समझ आया? ये शॉर्टकट है, ओके। ऊपर वाला कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, दोनों सिर्फ इतनी सी 3 लाइनों के अंदर ये वर्किंग होके भी ये बुक वैल्यू 534.6 आ जाती थी। बात समझ आ गई है? समझ आ गई है? तो जहां यूज करेंगे फिर देख लेंगे, छोड़ो इस बात को, कहां पे हम चल पड़े। तस्वीर खींचनी है भाई ने। चलें जी, अब मुद्दे पे आते हैं वापस। ऐसे ही ये बीच में जरा आपको छेड़ा थोड़ा सा, हाँ, कड़े से नीचे जाके हुई है, तस्वीर खींची नहीं है, खींच लो आप, शर्म ना करो। आ गई? अच्छा,
अच्छा, रिक्वायरमेंट इस सवाल की भी मैंने मिटा दी है, क्योंकि इस सवाल की रिक्वायरमेंट में कुछ है ही नहीं, 4 एंट्री से काम हो जाना है। लेकिन मैंने ये रिक्वायरमेंट मिटा दी है, ठीक है, और एंड पे बता दूंगा रिक्वायरमेंट पढ़ के कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी, ठीक है ना। फिलहाल छोड़ो, फिलहाल हम अपना सारा काम करेंगे। क्या? हम वर्किंग भी करेंगे, हम जनरल एंट्रीज भी करेंगे, और आप घर पे लेजर भी बनाएंगे, ठीक है। होमवर्क जो है ना, होमवर्क होमवर्क जो है वो जो लिखा हुआ है ना उसके साथ एक होमवर्क ऐड कर लें, अभी से कर लें, बाद में ऐसे ही फिर एंड पे आपको पता है जल्दी पड़ जाती है ना हमें, तो होमवर्क टाइम से डिस्कस हुआ अच्छा होता है। अच्छा जी, एक तो मैंने आपको कहा कि इस ब्लेसिंग से महरूम ना रहिएगा, 1 से 18 सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा, आपने ये लेक्चर 30 है ना ओवरऑल हमारा आज वाला, ये लेक्चर 30 का क्वेश्चन नंबर 1 है एसक्यूएल। क्वेश्चन नंबर 1 एसक्यूएल, और 2 दिन पहले लेक्चर 28 हुआ था। ये तो आज वाला है। ये इस लेक्चर के अंदर हमने ये क्वेश्चन किया था, आपको अगर याद हो, 3 रीवैल्यूएशन वाला, लेकिन वो स्टार्ट ऑफ द ईयर था। ओ बड़ी तफसील से ढेर सारी एंट्रीज की थी आमने सामने, ठीक है। तो ये कौन सा लेक्चर है? ये लेक्चर 28 है, इसका क्लास वर्क क्वेश्चन 1, लेक्चर 28 क्लास वर्क क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्लास वर्क वाला, ठीक है ना, सही है। इन दोनों का क्या करना है? लेक्चर 30, इन दोनों सवालों के लेजर आपने आमने सामने बनाने हैं, ठीक है ना। आमने सामने का मतलब आपने एक सफ़े के ऊपर एक के लेजर बना लेने हैं, दूसरे पे दूसरे के, ये लाजमी आपने, ये ताकि आपके एक सफ़े के ऊपर आमने सामने मौजूद हों। मैं भी अपने नोटबुक के ऊपर ये दोनों बना के लाऊंगा आमने सामने, क्योंकि आगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ा करेगी हम इसको रेफ़र कर लिया करेंगे। ये दोनों क्वेश्चंस कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन के, एक स्टार्ट ऑफ द ईयर बताता है, दूसरा एंड ऑफ द ईयर, इसी से मसला हो रहा है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये क्या करना है जी, इन 2 लेक्चर्स के आपने प्रिपेयर करने हैं लेजर्स, ठीक है जी। प्रिपेयर लेजर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है जी। कौन कौन से लेजर्स बनाओगे? एसिड का अकाउंट बना लेना, एक्यूमुलेशन का अकाउंट बना लेना, और रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बना लेना, ये ठीक है। एक सफ़े के ऊपर एक क्वेश्चन के बना लेना, उसके सामने वाले सफ़े के ऊपर दूसरे क्वेश्चन के बना लेना, अपने पास महफूज रखना। मैं भी बना लाऊंगा घर से, मैं भी महफूज रखूंगा, जब जरूरत पड़ा करेगी इनको रेफर कर लेंगे, ठीक है। आसानी रहेगी हमें बार बार चीज़ों रेफर करने के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सवाल क्या है। सवाल की रिक्वायरमेंट मैंने छुपा दी है, मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है। रिक्वायरमेंट क्या है? हमने वर्किंग करनी है और जनरल एंट्रीज करनी है, और आपने घर पे लेजर्स भी बनाने हैं, ठीक है। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू अ बिल्डिंग एक्वायर्ड बाय एसकेएल ऑन 1 जुलाई को काट के जनवरी कर दें 12 फॉर 360 मिलियन। असल में ना 1 जुलाई वाला सवाल भी करेंगे, पर अभी मैं करवा नहीं रहा, मैं ज़रा और चीज़ें समझाने में ज़रा इस वक्त इंटरेस्टेड था। 1 जुलाई कर देना तो 31 दिसंबर 12 पे 6 महीने गुजरेंगे, 31 दिसंबर 13 पे 1.5 साल गुजरेगा, यानी रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर अगर आप रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे तो वो कोई 1.5 साल माइनस हो रहा होगा, 2.5 साल माइनस हो रहा होगा, वो फिर आप ऐसे परेशान ना हो। हालांकि मुश्किल बात नहीं है, ये सवाल फिर मैंने आगे किसी वक्त आपके साथ डिस्कस कर लेना है। फिलहाल इसको जुलाई को जनवरी कर दें, ओके, सही है। चले, अच्छा जी। द बिल्डिंग इज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 10 ईयर्स। ये जी डेप्रिसिएशन आ गई, स्ट्रेट लाइन मेथड है और 10 ईयर्स इसकी लाइफ है। एसकेएल यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग्स। अच्छा जी। इट अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड। ये क्या है? ये क्या है? वही है जो हम करते हैं, टेंशन की क्या बात है। द डिटेल्स ऑफ रीवैल्यूएशन आर कैरिड आउट, डिटेल्स ऑफ रीवैल्यूएशन एज कैरिड आउट बाय इंडिपेंडेंट वैल्यू आर एज फॉलोज। और पहली रिवैल्यूएशन 31 दिसंबर को हो रही है 13 को, दूसरी 31 दिसंबर 15 को, तीसरी 31 दिसंबर 17 को।
फर्क क्या आया? आज तक जितने भी सवाल हमने किए थे उनमें रीवैल्यूएशन ईयर के स्टार्ट पे होती थी, आज रीवैल्यूएशन ईयर के एंड पे आ गई। बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगले पॉइंट पढ़ लो। पहला, तीसरा पॉइंट क्या है? देयर इज नो चेंज इन लाइफ ऑफ बिल्डिंग। इसका क्या मतलब है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पास पेपर का सवाल है ना, और पास पेपर के तरीके में हर सवाल के अंदर ये आएगी और आपको परेशान करेगी, इसलिए अभी से डिसाइड कर लो ये क्या है जी। देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ बिल्डिंग का मतलब क्या है? जब भी कभी रीवैल्यूएशन होगी उसके बाद हम जब भी डेफिनेशन निकालने लगेंगे तो हम हर साल 10 पे डिवाइड करेंगे, ये मतलब है इसका? ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। इसका मतलब है, इसका मतलब है ये सवाल, एक सवाल हमने किया था, आपने होमवर्क में किया था, फिर मैंने यहां पे सॉल्व भी कर दिया था, आपको याद हो तो जी। कॉस्ट ऑफ एन एसेट ऑन यकम जनवरी 15 इज 600, लाइफ ऑफ एसेट इज 6 years, ऑन यकम जनवरी 16 एसेट इज रीवैल्यूड एट 400 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10। इसका मतलब है लाइफ चेंज हुई है, इसका मतलब है लाइफ चेंज हुई है। इसके अलावा, इस एक सवाल के अलावा हमने आज तक जितने भी रीवैल्यूएशन के सवाल किए हैं उन सब के अंदर वो लाइन लिखी होनी चाहिए थी उसूली तौर पे, जो स्टार्ट के अंदर इसलिए लिखी जाती कि आप परेशान ना हो। क्या मतलब? हर सवाल के अंदर यूजफुल लाइफ चेंज नहीं होती थी, रिमेनिंग लाइफ हम खुद निकालते हुए ओरिजिनल वाली लाइफ को उठाते थे, उसमें से लाइफ पास माइनस करके रिमेनिंग लाइफ निकालते थे। जितनी बार रीवैल्यूएशन होती थी उतनी बार हम ओरिजिनल वाली लाइफ को उठाकर उसमें से रिमेनिंग लाइफ निकालते थे, लाइफ पास निकालकर, ऐसे ही करते थे ना। तो हर सवाल के अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था कि टोटल लाइफ हैज नॉट चेंज, यूजफुल लाइफ में चेंज नहीं आया, सिर्फ इस एक सवाल के अंदर यूजफुल लाइफ में चेंज आया था। ठीक है, ये बात समझे हो? इससे कंफ्यूज नहीं रहना कभी। पास पेपर के तकरीबन हर सवाल में ये लिखा होगा रीवैल्यूएशन हुई है, इस दिन हुई है, इस दिन हुई है, इस दिन हुई है, और साथ लिखा होगा, साथ ये बात लिखी होगी, देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। आप फिर कहोगे लो जी, इसका मतलब ये है कि हर साल रीवैल्यूएशन के बाद जब डेफिनेशन निकालेंगे तो रीवैल्यूड अमाउंट को 10 से डिवाइड करना है, फिर 10 से करना है, फिर 10 से करना है, फिर 10 से करना है। ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल 10 है वो चेंज नहीं हुआ। जैसे ये ओरिजिनल 6 चेंज होकर 10 हो गया था, ऐसे ही वहां पर ओरिजिनल 10 चेंज नहीं हुआ है। हर रीवैल्यूएशन पे आपको रिमेनिंग लाइफ निकालनी वैसे ही पड़ेगी। आप टोटल वो वाली लाइफ जो ओरिजिनल सवाल में गिवन होगी उसमें से माइनस करोगे लाइफ पास और रिमेनिंग लाइफ निकालोगे। ये बात समझ आ गई है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मैं समझता हूं आज वाले सवाल की थी। ठीक है, कि देयर इज नो चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग का मतलब क्या है? यूजफुल लाइफ ने अब 10 साल ही रहना है, सारी जिंदगी। इस रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर भी रिमेनिंग लाइफ निकालते हुए 10 में से माइनस करोगे जो लाइफ पास हुई, इधर भी ऐसे ही करोगे, इधर भी ऐसे ही करोगे, 10 को ही हमेशा पकड़ोगे, लाइफ पास निकाल के रिमेनिंग लाइफ निकालोगे। ये बात समझ आ गई है? चलो, और क्या, और तो समझने वाली बात ही कोई नहीं जी। बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तो इसीलिए आज ये पत्ता काट ही दिया हमने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। और आई कैप के सवालों के अंदर ये लाजमी, तकरीबन लाजमी लिखा हुआ मिलता है, जिससे बच्चे परेशान होते हैं, बार बार परेशान होते हैं। तो मैंने कहा एक ही बार परेशान कर लो, समझा दो यहीं पर, अब आइंदा परेशाान नहीं होंगे आप। ठीक है ना? सही है? हाँ, कंफ्यूज ही करता है इस तरह से। कंफ्यूजन ही है ना, ये बच्चा परेशानी में 10 ले नहीं, लेकिन आप बड़े तेज हैं, आप लोग नहीं लेंगे इसको। ठीक है ना? अच्छा जी, इंशाल्लाह। नंबर 4, एसकेएल ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रीवन सरप्लस टू रिटेन अर्निंग ऑन एन एनुअल बेसिस। ये क्या है? ये क्या है? वो कह रहा है रीवन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग थ्रेड की एंट्री करते हैं, तो करते हैं, हम भी करते हैं, क्या हो गया? मैंने बताया था आपको, सवालों के अंदर ये बातें लिख के बताता है। मेरी बात हुई है इस क्लास के अंदर, मेरी ये बात हुई है इस क्लास के अंदर कि वो मैं जब बता रहा था कि सवाल में लिख के बताएगा नेट रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर रहा है, सवाल में लिख के बताएगा कि हर साल ट्रांसफर करता है रीवन सरप्लस रिटेन अर्निंग्स में, तो आप मुझसे परेशान नहीं होना, आप वैसे ही वो सारा काम कर रहे हैं। वो सिर्फ बता रहा है कि ये वाला मेथड यूज हो रहा है, वो तो पहले ही आप ये यूज कर रहे हैं। लड़ाई तो तब हो जब आपने कोई दूसरा मेथड पढ़ा हो, वो तो अभी तक पढ़ा नहीं हुआ। ठीक है जी, ओके। तो सवाल तो बस सेम ही है जी, बस थोड़ी अंग्रेजियां बीच में मारी हुई थी, वो निकाल दी हमने। अब सवाल हो ही रह गया, यकम जनवरी 12 को एसेट खरीदा है, ठीक है, 360 का खरीदा है, फिर 31 दिसंबर 12 और 31 दिसंबर 13 यहां तक ले आओ। थोड़ी हिम्मत करो, माना कि स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन थोड़ी हिम्मत करो, 1 मिनट लगाओ, सिर्फ वर्किंग कर दो। चलो सिर्फ वर्किंग कर दो, 31 दिसंबर 13 तक सिर्फ वर्किंग कर दो, शाबाश।
जी चलें शुरू करें, मिलके करते हैं। जी 1 जनवरी 12 को एसेट खरीदा 360 का। ये पिछली क्लास वाली मैंने वर्किंग सिर्फ लाइनें शाइनें मैंने नहीं मिटने दी थी। अब मिलके करते हैं सवाल को। 1 जनवरी 12 को एसेट कितने का खरीदा जी? 360 का। फिर लाइफ कितनी है? तो 360 डिवाइड बाय 10, 36 की डेप्रीसिएशन और बुक वैल्यू आ जाएगी 324। 12 का साल खत्म। 12 के साल की जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। पहली जर्नल एंट्री बोलो, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 360 से। दूसरी एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 36। कहानी खत्म। ठीक है, यहां तक को मसला है तो पूछ लें। यहां तक तो मसला पहले दिन नहीं था आपको, तो अब क्या होना? चले आगे, चले। यहां तक तो नोट भी कर लिया होगा आपने, वैसे ही वर्किंग की होनी। अच्छा अब इधर देखें, 13 वाले साल में रीवैल्यूएशन तो हो रही है, लेकिन रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं है। आज रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे है। 13 का साल शुरू होते ही पहले दिन रीवैल्यू नहीं कर रहे, बल्कि 13 का साल खत्म होने पर एंड पर रीवैल्यू कर रहे हैं। तो पहले एसेट को 31 दिसंबर 13 पर लेकर तो आओ। फर्क यही है बस। देखो रीवैल्यूएशन के अंदर वर्किंग में आज भी एक लाइन छोड़ेंगे, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। रीवैल्यूएशन के आज भी 2 ही जर्नल एंट्रीज होंगी, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की। सिर्फ डेट बदली है, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन हम सीख चुके हुए हैं, सिर्फ डेट बदली है, ठीक है ना। अब पहले क्या होता था, साल के पहले दिन चूंकि रीवैल्यूएशन होती थी, तो पहला इवेंट क्या होता था? पहला इवेंट क्या होता था? रीवैल्यूएशन, और दूसरा इवेंट डेप्रीसिएशन। पहले स्टार्ट पे रीवैल्यू करते थे और फिर एसेट उस साल में इस्तेमाल होता था तो डेप्रीसिएशन आती थी। आज क्या हो रहा है? आज पहले एसेट इस्तेमाल हो रहा है पूरा साल, साल के एंड पर आएगा और फिर रीवैल्यू होगा। तो पहला इस साल में इवेंट डेप्रीसिएशन का है, यूज का है, यूज की वजह से डेप्रीशिएट होगा। पहले पूरा साल इस्तेमाल हुआ एसेट तो डेप्रीशिएट होगा, और फिर ईयर एंड पे इसको क्या करेंगे? रीवैल्यू करेंगे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 13 पर डेप्रीसिएशन होगी, और वही स्ट्रेट लाइन मेथड है, 360 डिवाइडेड बाय 10 जी 36। लिखने की भी जरूरत नहीं थी दोबारा, और ये आ गया 288। तो 31 दिसंबर 13 वाले साल में आपकी साल के पहले दिन डेप्रीसिएशन, पहले दिन रीवैल्यूएशन नहीं हो रही है, ठीक है। पहले दिन रीवैल्यूएशन नहीं हो रही है, साल के एंड पे है, तो पहले साल के एंड पे इसको लेकर आए, डेप्रीशिएट करें। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 36, ठीक है, सही है। चल, उसके बाद जी ये मैंने किसी वजह से जगह छोड़ी है खाली, ठीक है। आपने इसको आपको जरूरत नहीं है छोड़ने की, क्योंकि आप तो तरतीब से एंट्रीज कर रहे होते हैं ना। मैं जरा आमने सामने कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इसलिए जगह खाली छोड़ी है। अगले साल में इस जगह पे कोई एंट्री आनी होगी ना, इधर तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। इधर कुछ नहीं है, ये बात वैसे ये यूं क्रॉस की बजाय ना मैं ऐसे कर देता हूँ, ये जगह आपने नहीं छोड़नी, बस ये वैसे ही मैंने किसी वजह से यहाँ पे छोड़ दी। मैंने आगे वो शायद एंट्री कंपैरिजन में कोई दिखानी होगी ना, इस साल में तो वो नहीं है, इसलिए जगह छोड़ दी ताकि आमने सामने रहे, आपको समझ अच्छा आ जाए। ओके अच्छा जी, अब ईयर एंड आ गया, 31 दिसंबर 13 आ गया। 31 दिसंबर 13 को एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू हो रहा है। वर्किंग में क्या करते हैं? हाँ, ये बोलने वाले पास होंगे। वर्किंग में क्या करते हैं? एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेते हैं। तो 31 दिसंबर 13 पर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे एक लाइन छोड़कर। कितनी आ रही है जी? 323। हाँ, इतना ऊंचा बोलो कि मुझे पहली बार में सुनाई दे जाए प्लीज जी। तो 35 का क्या आ गया? सरप्लस आ गया। 35 रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। लो भाई, वर्किंग में जो करना था वो कर लिया। अब जर्नल एंट्रीज में आए तो क्या करेंगे?
सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे, है ना। सर नीचे नीचे ऐसे हिला रहे हो, दिल करता है उड़ा दूं इस सर को जो ये कह रहा है जीएम सरप्लस पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। रीवैल्यूएशन के दिन पहले ट्रांसफर की एंट्री, पहले ट्रांसफर की एंट्री, पहले ट्रांसफर की एंट्री, जब भी कभी रिवैल्यूएशन होगी पहले ट्रांसफर की एंट्री, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री। प्लीज इसको याद रखना है। ओके जी, तो सर पहले क्या करो, ट्रांसफर करो। क्या एंट्री होती है ट्रांसफर की? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, और सॉरी इधर किधर आ गया मैं, सॉरी वो स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं, एंड ऑफ द ईयर है, 31 दिसंबर 13। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अब तरीका आगे बताया हुआ है कि आप इधर खड़े हैं, इधर आप ऊपर देखें, कभी रीवैल्यू तो नहीं हुआ, नहीं, तो फिर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितनी डेप्रीसिएशन होगी वो एक्यूमुलेट हो चुकी होगी। तो इन दोनों के दरमियान 36 और 36 72 रुपए की डेप्शन एक्यूमुलेट हो चुकी हुई है एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर, उसको डेबिट करके खाली करना है। ठीक है, ये वाला तरीका वर्किंग से देखने का है। एंट्री से देखने का तरीका है क्या, 36 से क्रेडिट हुआ एक्यूमुलेशन का अकाउंट, फिर 36 से क्रेडिट हुआ, अभी तक डेबिट नहीं हुआ, तो कितना क्रेडिट हो चुका है 72 से। अब अगर ट्रांसफर करना है तो कितना बैलेंस ट्रांसफर करोगे 72, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट 72 और एसेट क्रेडिट 72। ठीक है, सही है। अच्छा जी, उसके बाद भाई डेप्रिसिएशन की बारी आएगी। अब बोलो, डेप्शन नहीं, सॉरी, सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की बारी आएगी। बोलो, एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो एसेट क्या हो गया डेबिट, और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो गया क्रेडिट। और अब फिर हम करेंगे इसको डेप्रीशिएट। ठीक है, करेंगे डेप्रीशिएट 13 में डेप्रीशिएट करेंगे। 13 में आप फिर डेप्रीशिएट नहीं करना। आदत पड़ी हुई थी कि रीवैल्यूएशन के बाद हम डेप्रीशिएट करते थे, उसी आदत के अंदर दोबारा डेप्रीशिएट ना कर देना। 13 के अंदर एसेट 13 के साल में एक बार ही डेप्रीशिएट हो सकता है ना, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वहां पे होता था साल के स्टार्ट में रिवैल्यूएशन होती थी, इसलिए रिवैल्यूएशन के फौरन बाद उसी साल में हम डेप्रीशिएट भी करते थे। यहां पे साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है, साल के स्टार्ट से लेके एंड तक पहले डेप्रीशिएट कर चुके हैं और साल के आखिरी दिन खड़े होकर रिवैल्यू करते हैं और चीजों को वहीं छोड़कर अगले साल में चले जाते हैं, फिर अगले साल जाके इसको डेप्रीशिएट करेंगे। यहां तक को मसला, बोलो 13 तक को मसला। मैं तो कहता हूं नोट शोट साथ ना करो, एक बार तसल्ली से समझते रहो, फिर नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा, तस्वीर भी खींची जा सकती है, तो ठीक है ना, बड़ी तसल्ली से। समझ आ रही है? चलें आगे। अब 14 का साल आया, 14 के साल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हो रही। ठीक है, हाँ, पहले डेप्रीशिएट होकर वहां तक पहुंचा है ना, डेप्शन की एंट्री तो पहले करनी पड़ेगी ना। एसेट को 31 दिसंबर 13 पर लेकर तो आए, 31 दिसंबर 13 पर लेकर तो आए। एसेट यकम जनवरी 13 से 31 दिसंबर 13 तक डेप्शिएट होके आना है, रीवैल्यू होके नहीं आना। ठीक है ना, साल के स्टार्ट में रीवैल्यू हुआ था, पहले रीवैल्यू करके फिर पूरा साल उसने इस्तेमाल होकर एंड तक आना था, तो डेप्शिएट किया था। यहां पर साल के स्टार्ट से साल के एंड तक रीवैल्यू नहीं हुआ, यूज हुआ है, तो पहले डेप्रिसिएशन का इवेंट हुआ, पहले यूज का इवेंट है, तो डेप्शन की एंट्री पहले होगी, वरना तो सारा सवाल ही गलत कर दोगे आप। ऐसे कोई 31 दिसंबर 13 पे ला ही नहीं रहे आप, पहले रीवैल्यू कर रहे हो, तो फिर तो स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन ही होगी ना, फिर एंड ऑफ द ईयर कहां से हुई? नहीं, आप रिवैल्यूएशन करते हुए डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करके इस फिगर तक आए हुए होंगे। मतलब आप डेप्शन की एंट्री ये करेंगे 36 के नीचे, और एक्यूमुलेशन और ये सब कुछ ये फिगर ऐसे ही आएंगी, इतना कुछ कर लेंगे मैनेज, कर ली कैलकुलेट। ये बुक वैल्यू 31 दिसंबर 12 की 13 की है ये, ठीक है, ये 12 की डेप्शन, ये 13 की डेप्शन, और ये 13 की बुक वैल्यू। तो फिर तो स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन कर रहे हो ना आप। अगर आप 12 के बाद रिवैल्यू करते हो तो 13 के साल के अंदर डेप्सिट ही नहीं कर रहे हो आप एसेट, 13 के साल के एंड पे लाना है तो इस्तेमाल करके ही लाना है ना, तो पहले डेप्रिसिएशन है। ऐसे कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी, यही तो फर्क है दोनों में। पिछले सवाल के अंदर क्या किया था हमने, जो मैंने कहा दूसरे का आपने होमवर्क में लेजर बना के लाने हैं, 28वें सवाल के अंदर, 28वें लेक्चर के अंदर सवाल किया है। स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन में क्या करते थे, साल के पहले ही दिन रिवैल्यू करते थे और फिर पूरा साल इस्तेमाल होता तो डेप्शन की एंट्री होती थी।
यहाँ पे पूरा साल पहले इस्तेमाल करना है और फिर साल के एंड पे रिवैल्यूएशन, तो पहले डेप्शन की एंट्री करना लाजमी है। यही तो फर्क है दोनों में। क्योंकि वो आप वो कह रहे तो सेम वही हो जाएगा, फिर तो स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन है, तो आपकी काउंटिंग गलत हो गई। सही तो ना वही पे जी, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब मैं कहाँ था, 14 के साल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं हुई तो क्या करें, कुछ ना करें, डेप्रीशिएट तो करें, डेप्रीशिएट तो करें। तो 14 के साल के अंदर अब डेप्रीसिएशन निकालनी है तो 323 ने डेप्रीशिएट होना है, और ये 31 दिसंबर 13 रिवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है हमने, ठीक है। तो 1 जनवरी 12 से एसेट खरीदा तो 31 दिसंबर 12 और 31 दिसंबर 13 तक कितने साल गुजर गए, 2। कितने साल गुजर गए, 2। टोटल लाइफ कितनी थी, 10, गुजर गए कितने, 2, रिमेनिंग 8। और जो एसेट के साथ किया वही हशर सरप्लस के साथ भी होगा जी। डेप्रीसिएशन बताओ, 40 है तो फिर अगला 4 ही होना है, लेकिन हमने ऐसे कभी नहीं सोचना 36 से 40 तो 4, हमने तो ये शॉर्टकट लगाया हुआ, ठीक है ना, समझ रहे हो जी। बुक वैल्यू 283 31 सरप्लस आ गया जी। 31 दिसंबर 14 के साल में, इधर देखो, इधर देखो, 31 दिसंबर 14 के साल में डेप्रीसिएशन की एंट्री होगी, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 40 से, और दूसरी एंट्री होगी, बिल्कुल होगी, सरप्लस का साल है, सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है। रूल लिखवाया था या सिर्फ बोला था, शायद लिखवाया ना हो, बोला तो जरूर था, ये तो मुझे याद है कि जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आएगा उस साल में डेप्शन की 2 एंट्रीज होती हैं, ठीक है, लिखवाया तो बहुत अच्छी बात है जी। मतलब 36 से अपवर्ड रिवर्जन हुई ना, तो 4 रुपए से डेप्रिसिएशन बढ़ गई, जिस वजह से प्रॉफिट कम हो गया और रिटेन अर्निंग्स भी कम हो गई। तो अब रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाएंगे यानी क्रेडिट, और कम करेंगे उस अकाउंट को जैसे सरप्लस पर बढ़ाया था, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस याद आया, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट की एंट्री करेंगे 4 रुपए से। ये बात मानते हो कि नहीं, चलो तो फिर कर लो, फिर मानते हो तो रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट कितने से जी, 4 रुपए से, ठीक है। फिर 14 के साल में रिवैल्यूएशन हुई, बोलो नहीं, तो रिवैल्यूएशन नहीं हुई तो रिवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज भी नहीं होंगी। अब अगर 28वां लेक्चर ओपन करके वो सवाल देखें ना, या चलो अभी ना देखें, सवाल पूरा होने फिर देख लीजिएगा, उसमें आप ये गौर करेंगे कि वहां स्टार्ट ऑफ द ये रिवैल्यूएशन है ना, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री साल के पहले दिन 2 नजर आएंगी और डेप्रिसिएशन एंड पे आ रही होगी, जबकि ईयर एंड रिवैल्यूएशन के अंदर साल के एंड पे दोनों चीजें आ गई हैं, पहले डेप्रिसिएशन की एंट्रीज आ रही हैं फिर रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आ रही हैं। ये फर्क देखोगे आप इन दोनों सवालों के अंदर। ये सवाल में एक दिन के फर्क के साथ भी ना करवाता, वो बीच में टेस्ट असल में आ गया था, डिस्कशन उसकी लेट हो रही थी, इस वजह से मैंने पहले टेस्ट डिस्कस कर दिया, वरना तो 28वें के बाद 29वां लेक्चर ही होना चाहिए था, ताकि सही अच्छे से समझ आता सामने, हमने आपके लेक्चर्स पढ़े होते, आप ऐसे करके देखते, ठीक है। लेकिन अब चूंकि आप छुट्टियों के अंदर रिवीजन करेंगे तो जाहिर सी बात है टेस्ट की डिस्कशन तो आपके रिवीजन में आएगी नहीं, आपके रिवीजन के अंदर इसी तरह से होगा, तो लेक्चर 28 वाला सवाल करेंगे आप, और फिर लेक्चर 30 वाला सवाल करेंगे, और फिर इन दोनों के लेजर्स आपने बनाने, होमवर्क मैंने वैसे ही दिए हुए हैं, तो ये एक ही सीटिंग में बैठ के दोनों सवाल करेंगे ना इंशाल्लाह, तो रिवैल्यूएशन विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, आप लोगों के लिए कोई मसला रहेगा ही नहीं रिवैल्यूएशन में। बस एक सीटिंग में ये दोनों सवाल कर लेना, 28वें और 30वें वाले, ठीक है ना। एक सीटिंग में 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम, आप सारा कुछ कर लोगे। 1 घंटा ज़्यादा बता दिया, वैसे ज़्यादा बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये सब कुछ करने के लिए, एंट्रीज भी सारी करो, लेजर भी बनाओ, वर्किंग भी करो 2 साल की, तो ये 30 से 40 मिनट का काम है। एक सीटिंग में बैठ के दोनों सवाल लाजमी करने हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता बेशक करते रहना, ओके, सही है। चलो अच्छा जी, अब 15 का साल आया, इधर देखो सारे, 15 का साल आया तो रिवैल्यूएशन है, लेकिन रिवैल्यूएशन किस दिन है, 31 दिसंबर 13 पे। तो पहले 31 दिसंबर 13 पे एसेट को लाना है हमने, तो पहले डेप्रीसिएशन की एंट्री करेंगे फिर रिवैल्यूएशन की, ठीक है। तो वर्किंग में आओ, पहले डेप्रीशिएट करो इसको, हाँ भाई, डेप्रीसिएशन वही स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो लिखने की जरूरत तो नहीं थी इस फॉर्मूला का, लेकिन चलो लिख दिया अब मैंने जी। डेप्रीसिएशन वही 40 और सरप्लस की ट्रांसफर वही 40 और 4। बुक वैल्यू 243 एंड 27। अच्छा जी, अब डेप्रीसिएशन की एंट्री होनी है और सरप्लस का बैलेंस भी नजर आ रहा है,
मतलब 2 एंट्रीज होनी है, डेप्शन की भी और सरप्लस की ट्रांसफर की भी, ठीक है। तो 15 के साल में आए, डेप्रीसिएशन की एंट्री, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेट डेप्शन क्रेडिट करोगे 40 से, ठीक है जी। उसके बाद रीवैल्यूएशन, सरप्लस डेबिट, एंट्रीज नहीं बदली, सिर्फ डेट्स बदली हैं, आप परेशान हो जाते हैं। मुझे पिछली क्लास में अंदाजा हुआ है बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैंने शुक्र किया कि मैंने आज नोट बनाना शुरू नहीं किया, मैंने ये सवाल करवा दिया, ठीक है ना। एक तो नोट भी कंटिन्यूटी में चलेगा ईद के फौरन बाद, दूसरा ये इकट्ठे हो गए ना ईद के दिनों में, यहां तक तैयारी हो जाएगी आपको, ठीक है। बस अब रीवैल्यू एसेट को बेचना सिखाना है, वो बड़ा आसान काम है, ठीक है। तो कितना जी, 4 और 4। अब 31 दिसंबर 15 पे, इधर देखो 31 दिसंबर 15 पे ये एसेट पहुंच गया, ठीक है। अब इस दिन इसको करना है हमने रीवैल्यू, ठीक है। रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, 208। क्या करते हैं वर्किंग में, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं एक लाइन छोड़कर, 208। हाँ जी, लॉस आ गया, रीवैल्यूएशन लॉस 30। ये महज इत्तेफाक पहली बार ही ऐसा हुआ है कि ऊपर सरप्लस भी इतना नीचे लॉस भी इतना, ऐसा होता नहीं है, बस इत्तेफाकन ये ऐसा हो गया, ओके सही है ना। अच्छा, अब लॉस आया तो पहले वो क्या करेगा, सरप्लस को देखेगा, सरप्लस जितना नजर आएगा उसको खा जाएगा। उधर क्या देख रहे हो, उधर क्या देख रहे हो आप, इधर देख लो यार, समझ लो, पहले नोट करने की तो जिंदगी पड़ी है। एक तस्वीर खींचोगे सारी जिंदगी नोट करते रहना उसको, एक रजिस्टर पूरा भर लेना उसको, समझ लो जी। सरप्लस लॉस आया, पहले उसने सरप्लस को खा लिया, खत्म, और 8 का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया। ये अब लॉस का बैलेंस आ रहा है, ठीक है, सही है। अब एंट्रीज में क्या करेंगे, हाँ देखा, उसको मैंने जो धमकी लगाई थी ना, उसकी ट्रांसफर की एंट्री पहले आ गई है, बाकी सब के सब अभी भी गूंगे बन के बैठे थे जी। वर्किंग के अंदर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यू अमाउंट लिखते हैं और सरप्लस लॉस निकालते हैं। एंट्रीज के अंदर 2 एंट्रीज है रीवैल्यूएशन के दिन की, पहली ट्रांसफर की, दूसरी सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की, ठीक है ना, याद रखनी है ये बात, हर बार बोलनी है ये बात, ठीक है। तो क्या है ट्रांसफर की एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। पहले मुश्किल वाला तरीका, इस दिन हम खड़े हैं, इससे ऊपर देखो कोई कभी रीवैल्यू हुआ है, ये इस दिन रीवैल्यू है तो इस दिन तक की डेप्शन तो सारी एलिमिनेट होकर जीरो हो गई होगी, यानी अगर अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर कोई डेप्शन पड़ी होगी तो वो इन दोनों अरसों के दरमियान की होगी, इससे पहले वाली तो सारी की सारी पिछली रीवैल्यू पर एलिमिनेट हो गई होगी, समझ आती है ना बात, ठीक है। तो कितनी पड़ी है, 1 2 40 40 की, ठीक है। 80 80 इस तरीके से भी देख लेते हैं, 80 की एलिमिनेशन पड़ी हुई है, इधर से भी देख लेते हैं। 36 36 क्रेडिट हुआ था, ये 72 से डेबिट होकर नील हो गया एक्यूमुलेटेड डेप्शन में, ठीक है। फिर 40 40 क्रेडिट हुआ था, अभी तक ये डेबिट नहीं हुआ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन के अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस एक्यूमुलेट हो चुका हुआ है, 80 का, तो फिर 80 से एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, दोनों तरीकों से आपको निकालना सिखा दिया मैंने। वर्किंग से देख के भी निकाल सकते हैं आप, एंट्री से भी। एंट्री से इसलिए देख के निकालना सजेस्ट मैं नहीं कर रहा होता, क्योंकि हो सकता है हमें सिर्फ इसी साल की एंट्री हमसे मांग लेता, तो हम कहाँ से लाते पिछला 40, चलो ये 40 तो मिल भी रहा होता, ठीक है ना। तो इसलिए आपको डायरेक्ट वर्किंग से देखकर भी ये काम करना आना चाहिए, ठीक है। हो गया जी, ट्रांसफर का मामला हल हो गया। अब सरप्लस है लॉस को रिकॉर्ड कर लें। अच्छा, सरप्लस है लॉस है, कोई मसला नहीं है, एंट्री हमें वर्किंग खुद ही करवाया करती थी, ठीक है। तो एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है, एसेट क्रेडिट हो रहा है कितने से, 35 से एसेट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस 27 से कम हो रहा है, सरप्लस की नेचर क्या है, क्रेडिट, तो कम होने का मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस को कर दो डेबिट 27 से, और जो बच गया बैलेंस वो प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो 8, वही रीवैल्यूएशन है, ठीक है। लेकिन ये सवाल मैं ना करवाता तो मसला ही रहना था आपको, तो खाम खामे होना था, एतमाद नहीं अपने अंदर लाते ना। टेस्ट की डिस्कशन के बाद अंदाजा हुआ कि टेस्ट को सही तरीके से करना चाहिए था, फाइट करनी चाहिए थी, सभी पास हो सकते थे, हुआ ना अंदाजा। बस ये अंदाजा मैं चाहता हूं आईकैप से पहले आपको हो जाए, ताकि आईकैप के परिचय में बैठ के आप वो एफर्ट कर सकें। थोड़ा सा दिलेरी लाएं, थोड़ा बस ऐसे खाम खा डरे रहते हैं, हर चीज में डरे रहते हैं, डर डर के ऐसे बस अकाउंटिंग थोड़ी होती है, दिलेरी से होनी है, ठीक है।
जी 16 के साल में चलते हैं। 16 के साल में कोई रिवैल्यूएशन नहीं है तो डेप्रिसिएशन तो है। अब 16 के साल में जब डेप्रिशिएट करना है तो अब उठाना है 208 को, ठीक है, और रिमेनिंग लाइफ इस दिन खड़े होकर निकालनी है। लास्ट रिवैल्यूएशन पे डेट निकाल, रिमेनिंग लाइफ निकालते हैं ना, तो लास्ट रिवैल्यूएशन डेट क्या है? 31 दिसंबर 15। खरीदा था इसको यकम जनवरी 12 पे, तो 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13, 14, 15, कितने साल गुजर गए? 4। लाइफ 10 वाली चेंज नहीं हुई तो 10 में से 4 माइनस करके रिमेनिंग निकालोगे 6, तो 208 डिवाइडेड बाय 6 और 8 डिवाइडेड बाय 6। आंसर बता दो। 35 की डेप्रिसिएशन है और ये +1 आ जाएगा जी। कितना आंसर आ गया? 173 और 7, ठीक है। तो 16 वाले साल में इधर देखो डेप्रिसिएशन होगी 31 दिसंबर 16 पर, डेप्रिसिएशन की एंट्री करो 31 दिसंबर 16 पर। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 35 से। और दूसरी एंट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो एंट्री होती थी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। याद है, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्शन 1 रुपए से कम हुई, जिस वजह से प्रॉफिट 1 रुपए से बढ़ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ गई। आप रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेंगे यानी डेबिट, और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जैसे लॉस आने पर हिट किया था यानी रिटेन्ड अर्निंग्स। प्रॉफिट एंड लॉस रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ये एंट्री मत करना, मैंने कहा था पर्चे में लिख कर मत काटना, करनी ही नहीं है, ठीक है ना। ये एंट्री करनी है, ठीक है। बल्कि मैं यूं कह देता हूं, ये एंट्री करनी ही नहीं है। आप कहोगे क्या मतलब? ये ब्लैक मैंने लिखा है, यहां एंट्री होनी ही नहीं है, रिवैल्यूएशन जो नहीं हुई, लेकिन यहां पे एंट्री थी, हमने कहा था बस वो एंट्री नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। जिंदगी में कभी आपको नजर नहीं आई किताबों के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर, आई के सोल्यूशन देख लो, किताबें देख लो, एंट्री होती नहीं है, करते ही नहीं है बंदा। लेकिन लॉजिक तो होनी चाहिए ना, कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि क्यों नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक मसला आएगा, अगर एंट्री ये इस +1 की एंट्री अगर आपने नहीं करनी है, अगर इस +1 की एंट्री आपने नहीं करनी है तो फिर वर्किंग में क्यों लिखते हैं? इसको यहां भी ना लिखें। तो इसको इस क्लास के एंड में, इस सवाल के पूरा होने पर मैं प्रूफ करता हूं। आज बारी आ गई इसकी भी, ठीक है ना। ये क्यों नहीं हम +1 लिखते, क्यों है फिर वर्किंग में? लिखे ही ना, फिर वो प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलें आगे जी। अच्छा, 16 के साल में रिवैल्यूएशन हो रही है, बोलो, तो फिर रिवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज नहीं। ये देखो परसों वाला सवाल बन गया ना, जिस साल में रिवैल्यूएशन होती है तो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज नजर आती हैं, जिस साल रिवैल्यूएशन नहीं होती तो एंट्रीज नजर नहीं आती। रिवैल्यूएशन तो एंट्रीज नजर आई दोनों, रिवैल्यूएशन नहीं हो तो एंट्रीज नजर नहीं आई। याद आ रहा है? बस फर्क ये था कि ये रिवैल्यूएशन वाली एंट्रीज दोनों साल के स्टार्ट में होती थी और डेप्शन बाद में होती थी, ठीक है ना, सही है। अच्छा, इधर देखो, जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है, डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज हैं। जिस साल में लॉस का बैलेंस नजर आने लग गया, डेप्रिसिएशन की 1 एंट्री हो गई। फर्क सिर्फ ये हुआ है कि ये सवाल ऐसे था ना, पहले रिवैल्यूएशन की दोनों एंट्रीज और नीचे डेप्शन की, ये सवाल ऐसे हो गया। बस स्टार्ट में रिवैल्यूएशन होती थी, बाद में डेप्शन करते थे, आज स्टार्ट में डेप्शन हो रही है, मतलब पहले डेप्शन हो रही है और फिर रिवैल्यूएशन हो रही है, और फर्क कोई नहीं है, ठीक है। इसीलिए इतना लेंथी सवाल करवाया ताकि फुल कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए आपको, ओके। चलें आगे। अच्छा जी, 17 के साल में रिवैल्यूएशन है लेकिन 31 दिसंबर 17 पे है, तो पहले 31 दिसंबर 17 पे इस भाई साहब को लेकर आओ। तो डेप्रिसिएशन के लिए फॉर्मूला दोबारा लिखने की जरूरत तो कोई नहीं है। चलो बहरहाल 208/6 और 8/6 मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 35 जमा 1, क्या आंसर आ गया जी? 173। ये भी आ गई 138। अच्छा, आप जो कैलकुलेशन बताते हैं मैं वो चुप करके लिखता हूँ, मैं अक्सर ऊपर देख भी नहीं रहा होता उस तरफ, क्योंकि मेरा दिमाग इधर चल रहा होगा अगली कहानी क्या डालनी है इनको, अगली गेम क्या डालनी है। क्लास के बाद नहीं, सब क्लास के बाद भी ले लेते जी। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री पहली, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 35 से, और अगली एंट्री +1 की क्या होगी? नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अब होता है एसेट रीवैल्यू, तो क्या करेंगे? रीवैल्यूड अमाउंट है 167, रीवैल्यूड अमाउंट है 167, वर्किंग में क्या करेंगे?
एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। सरप्लस आ गया कितना, 29 का आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। इसने पहले देखा तो 6 का इसको लॉस मिला, इसने उसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स करके 0 कर दिया, और जो बच गया कितना, ये मार्जे वजूद में आ गया, सरप्लस मार्जे वजूद में आ गया इस दिन। इतना ये पाकिस्तान जो 14 अगस्त को आया था, मार्जे वजूद याद है उर्दू? आप लोगों को उर्दू याद नहीं, कौमी ज़बान है हमारी। अभी मैं एक जुमला लिखवाऊँ उर्दू में तो आधे बच्चों की उर्दू सही नहीं होनी। अच्छा जी सुने, 31 दिसंबर 17 पर क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन हो रही है। वर्किंग में एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख दी। एंट्रीज में क्या करें, हाँ वो अब ट्रांसफर पहले बोलता है, ट्रांसफर वो इसको कहते हैं थ्रेट, लाइव थ्रेट देकर एंट्री याद करवाई है मैंने, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये ट्रांसफर की एंट्री। कितनी अमाउंट से, पहले इधर से देखेंगे, मुश्किल वाला काम थोड़ा सा। यहां पे खड़े हैं हम, ठीक है, यहां पे या यहां पे कह लो, जहां पे भी कह लो, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में, क्योंकि इससे पहले वाली दिन तक की डेप्शन तो वैसे ही पिछली रीवैल्यूएशन पे ट्रांसफर हो गई होनी है। इस दिन तक की डेप्शन तो उस दिन रीवैल्यू हो रहा है ना, उस रीवैल्यूएशन के दिन तक की डेप्शन तो उस दिन ट्रांसफर हो गई होगी एसेट में और 0 हो गई होगी। तो फिर अगर अब एक्यूमुलेटेड डेप्शन के बैलेंस के अंदर, अकाउंट के अंदर कोई डेप्शन पड़ी होगी तो वो इस 1 साल की होगी और इस अरसे की होगी, 2 साल बीच में पड़ रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी, 35 और 35 यानी 70। एंट्री से भी देख सकते हैं हम, वो आसान होता है ज़रा। 36 क्रेडिट हुआ था, 72 डेबिट होकर 0 हो गया। 40 क्रेडिट हुआ था, 80 डेबिट होकर 0 हो गया था, ठीक है। 35 और 35 क्रेडिट हुआ है, अभी तक डेबिट नहीं हुआ। तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन के बैलेंस, अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा है, तुम्हें नींद आ रही है हैं? कितना बैलेंस पड़ा है, 70। ट्रांसफर, उसके बाद सरप्लस या लॉस है, उसकी रिकॉर्डिंग करें, सरप्लस है, ठीक है, चल पड़े। वर्किंग हमें खुद एंट्री करवाती है, आपको पता है, ठीक है ना। वर्किंग क्या बता रही है जी, 29 से एसेट बढ़ गया, तो एसेट डेबिट 29 से। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस जी, बढ़ रहा है तो बढ़ना क्रेडिट, लेकिन ये बैलेंस था, याद है, 29 का सरप्लस आया, पहले उसने लॉस को खत्म किया और जो बच गया वो सरप्लस में, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है जी 6 से, सवाल खत्म, ठीक है। तो ये देखो, रीवैल्यूएशन जिस साल में हो रही है, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, वरना नहीं है। रीवैल्यूएशन है, रीवैल्यूएशन नहीं है, रीवैल्यूएशन है। नेक्स्ट, जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है, 14 और 15 में देखो, 14 में सरप्लस, 15 में सरप्लस, 16 में ये सरप्लस खत्म होकर लॉस आने लग गया, ऐसा ही है ना। तो 14 में सरप्लस, डेप्शन की 2 एंट्रीज, 15 में सरप्लस, डेप्शन की 2 एंट्रीज, बैलेंस पड़ा था। 16 में लॉस आ गया, सरप्लस का बैलेंस 0 हो गया, डेप्शन की 1 एंट्री। 17 में लॉस आ रहा है, 17 के एंड पे आया ना नया सरप्लस, तो ठीक है। 17 के स्टार्ट में तो लॉस का बैलेंस आ रहा था, डेप्शन की 1 एंट्री, ठीक हो गया, सही है। तो ये दोनों सवाल ना एक सिटिंग में कर लो ना कभी, कसम से मजा आ जाए। और फिर सवाल करने के बाद, जनरल एंट्रीज करने के बाद आमने सामने सफा रखना है आपने, और उसमें दोनों के लेजर्स बना लेने हैं, ताकि आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे जरूरत पड़े तो मैं किसी वक्त रेफर करके इनको, आपको कोई बात समझानी हो तो समझा सकूं, ठीक है। यहां तक को मसला। अच्छा उधर देखो, रिक्वायरमेंट क्या थी सवाल की। ये रिक्वायरमेंट आपने नहीं देखनी, अभी घर पे भी जब रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना। कहता है आई कैप ने 11 नंबर का ये सवाल दिया और क्या कहा, प्रिपेयर एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस और लॉस ऑन ईच ऑफ द अबव रिवैल्यूएशन डेट्स, एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, एलिमिनेशन वगैरह आर नॉट रिक्वायर्ड। क्या मतलब, 11 नंबर के लिए आई कैप ने सिर्फ ये वाली एंट्रीज मांगी हुई हैं, 1 2 3। जाहिर सी बात है वर्किंग तो सारी करनी ही पड़नी थी इनके लिए, वर्किंग तो सारी करनी ही पड़नी थी, लेकिन एंट्री सिर्फ ये है। तो चेक कर लो रिक्वायरमेंट, लेकिन आपने रिक्वायरमेंट पर गौर नहीं करना। फिलहाल सीखते हुए हम सब कुछ करेंगे, सीखते हुए सब कुछ करेंगे। रिक्वायरमेंट तो सिर्फ इतनी सी थी, देख लो, रीवैल्यू सरप्लस या लॉस जो है रीवैल्यूएशन के दिन उसकी एंट्री कर दो, तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, ये रीवैल्यूएशन लॉस है, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है, कर दी एंट्रीज तीनों रीवैल्यूएशन की डेट जी। तो बोला उसने, तो स्पेशली आप जैसों के लिए आगे लिखा है ब्रैकेट में उसने, ये देखो, एंट्रीज टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज नॉट रिक्वायर्ड,
Entries to record incremental depreciation is not required. Entry to record elimination of depreciation is not required. हो रो की करे, वो कह रहा है ना डेप्रीसिएशन वाली एंट्रीज चाहिए, ना ट्रांसफर वाली एंट्रीज चाहिए, ना ही ये ट्रांसफर वाली एंट्रीज चाहिए ये वाली, ना ही ये इंक्रीमेंटल वाली डेप्रिसिएशन की एंट्री, सिर्फ एक ही एंट्री मांगी है बस है। तो क्या हो गया, वर्किंग में तो थी, फिर आप लोगों को समझ आ गई, जरूरी है सबको आता हो। सारा लिखा है तो अगले सफे अगले सवाल के 10 मिनट इधर लग जाएंगे तो वो 10 नंबर गए, 15 मिनट। काम उतना ही करना है जितना सवाल के अंदर रिक्वायर्ड हो, वरना इस पे ज्यादा टाइम लगा हुआ अगले सवाल के टाइम को खा जाएगा और नंबरों को खा जाएगा और फेलियर की तरफ ले जाएगा। अच्छा जी, अब ये प्रूफ करते हैं कि हम वो +1 की एंट्री क्यों करते हैं। ठीक है, सही है, करें शुरू। देखो ना, आपने और मैंने ये मिलकर डिसाइड तो कर लिया कि हम जो है वो सरप्लस वाले साल में 2 एंट्रीज करेंगे डेप्शन की, लेकिन लॉस वाले सालों में जिसमें लॉस का बैलेंस आ रहा हो +1 जैसे आ रहा है, इनकी एंट्रीज नहीं करेंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी नवाजिश है, आप लोगों ने इस काबिल समझा कि आप लोगों ने मेरी बात को बगैर प्रूफ किए हुए मान लिया, लेकिन अब मेरे ऊपर भी ये हक मेरा भी बनता है। इसी तरह से करते आ रहे हैं। मैं कहता हूँ जरा सब्र कर लो और फिर लॉजिक आ ही जाती है उस चीज़ की, ठीक है ना। तो ये लॉजिक भी क्लियर होनी चाहिए। आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज रीवैल्यूएशन हमने सीख ली। अब ये बात समझ आ जाए, फॉबिया ना आए तब भी खैर है, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। पेपर पास होने की तैयारी हम कर चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट किसी ने पर्चे में आपसे नहीं पूछना, पर्चे की तैयारी हम कर चुके हैं। पर्चे के अंदर ये लाइन जो लिखवाई थी ना कि जिस साल में सरप्लस का बैलेंस आ रहा होगा डेप्शन की 2 एंट्रीज, पहली डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट, दूसरी सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। और जिस साल में लॉस का बैलेंस आ रहा हो सरप्लस की डेप्शन की एक ही एंट्री, दूसरी एंट्री नहीं करनी। इतनी बात से पर्चा पास हो जाता है। ये तो बस वैसे ही आप लोगों के दिमागी जरा तकलीफ को दूर करने के लिए, ठीक है जी। एसेट खरीदा किस दिन सामने, यही वाला 1 जनवरी। ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कभी भी रीवैल्यूएशन मॉडल यूज नहीं हुआ, सिर्फ सारी जिंदगी कॉस्ट मॉडल यूज होना है, ठीक है। अज्यूमिंग कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, ओके। अच्छा, अब 1 जनवरी 12 को एसेट खरीदा कितने का बता दोगे? सवाल में लिखा हुआ था, मैं बार बार ऊपर जाके देखूंगा। 360, ये आप ना बताना, ठीक है ना, ऐसी गुनाह मिलेगा। सर खुद करें ना आप। 360, 31 दिसंबर 12 आया, डेप्रीसिएशन 360 बटा 10 36, बुक वैल्यू बता दें। 31 दिसंबर 12 पर बुक वैल्यू 324। अब रीवैल्यूएशन कोई नहीं होनी। 31 दिसंबर 13 पर फिर डेप्रिशिएट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिर 36 आएगा। आंसर बताएं, बुक वैल्यू कितनी आ गई? 288। ये बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 13 की, ठीक है। अब इस बुक वैल्यू को मैंने कंपेयर करना है, अगर मैं एसेट आज बेच दूं तो मुझे कितना गेन आएगा उससे। अगर मैं एसेट आज बेच दूं तो फिर मुझे क्या देखना चाहिए? सेल प्रोसीड्स। बोलो, बोलो तो बोल दो, सेल प्रोसीड देखनी चाहिए ना। अब सेल प्रोसीड सवाल के अंदर गिवन है, मिसाल के तौर पे जो रीवैल्यूड अमाउंट है मैं उसे अज्यूम करता हूं कि सेल प्रोसीड अगर बेचूं तो आज वो क्या है, मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है? अगर 31 दिसंबर 13 को आप बाजार में बेचने जाएं तो कितने का बिकेगा? ये 323 का। बेच नहीं रहा, मैं चेक करता हूं, ठीक है। अगर मैं आज बेचने जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? 323 मिलेगा। ये लो 323। अब मुझे बताओ गेन आएगा या लॉस आएगा? गेन आएगा। कितना गेन आएगा जी? इन दोनों का डिफरेंस लेना, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा गेन? कितना? 35 गेन है। चेक करके आते हैं। 31 दिसंबर 13 पर हाँ 35 का ही गेन इधर भी निकला हुआ है। चलें आगे। अभी तो ये दोनों तो पहले 2 साल तो सेम ही होने, मतलब तो तीसरे में आना है। जहां +1 आना है और नहीं लिखने की बात हो रही है, मसला तो वहीं पे आना है ना। फिलहाल तो चलने दो, बहरहाल सीखते जा रहे हैं ये बात। नेक्स्ट 31 दिसंबर 14 आया, डेप्रीसिएशन 36 की, बुक वैल्यू
बता देंगे काइंडली। 2, बड़ी मेहरबानी नवाजिश जनाब। उसके बाद 31 दिसंबर 15 आएगा, डेप्रिसिएशन होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, कॉस्ट मॉडल में तो वही चलता आ रहा है जी। बुक वैल्यू 31 दिसंबर 16 पर बुक वैल्यू है 216। अगर इस दिन में आज 15 पे बेचा था, 16 पे, 15 पे, ये 15 है, सॉरी 16 मैंने क्यों लिख दिया, बुक वैल्यू किस दिन की है, 15। अच्छा जी, अगर आज मैं इसको बाजार में बेचने चला जाता हूं तो कितने मिलेंगे मुझे, 208। तो सेल प्रोसीड के साथ मैं इसको कंपेयर करता हूं, 208 के साथ कंपेयर करें ज़रा, गेन आ रहा है लॉस, 216 वाली चीज़ 208 की बिके तो गेन आता है भला, लॉस कितना, 8 का लॉस है। इकतीस में 15 पे 8 का लॉस आ रहा है। चलें आगे। फिर जी आप कहोगे फजूल काम क्या, सवाल भी तो आप लोगों के होते हैं ना इस तरह के फजूल की, जी अब क्या लॉजिक है इसकी, क्यों नहीं, आप क्यों लिखते हैं, तो इसलिए गुजारा करें आप जी। 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीशिएट होगा, फिर 36, बुक वैल्यू आ गई 180 की। फिर 31 दिसंबर 17 वाले साल डेप्रीशिएट होगा 36, बुक वैल्यू आ जाएगी 144 बुक वैल्यू है। अगर इस दिन हम बाजार में जाकर बेचें, अगर इस दिन हम बाजार में जाकर बेचें तो 167 का बिकेगा, 167। ये जो रेड है ना, ये जो बुक वैल्यू, इसको मैं रेड कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, और अब बताओ जी गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, कितना, 23 का, जरा चेक करते हैं। 31 दिसंबर 17 पर गेन कितना आया, 23 का। यहां तक को मसला, इसका मतलब हमने ये सारे गेन लॉसेस जहां जहां निकलने थे सही निकाले। ये 35 का गेन हमने सही निकाला, ये 8 का लॉस भी हमने सही निकाला, और ये गेन, ये 23 का गेन भी हमने सही निकाला हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपकी बात मान लूं, आप कहते हैं जी ये +1 की एंट्री नहीं करनी तो वर्किंग में भी मत लिखो ना, क्या मुसीबत डाली हुई है, टाइम ज़ाया करते हो हमारा, क्या कर रहे हो यार, तुम अच्छे उस्ताद हो, तुम्हें तो उस्तादी भी नहीं करनी आती, ये क्या प्लस नहीं है एंट्री करनी तो ना लिखो, वक्त बचाओ। मैंने कहा चलो आपकी बात मैंने मान ली, और मैंने ये +1 और ये +1 यहाँ नहीं लिखा, तो ये 8 का 8 यहाँ पे नजर आ रहा होगा नजर कि नहीं। अच्छा, अब जब इस दिन 29 का सरप्लस आएगा तो वो यहां पर देखेगा तो कितना लॉस पड़ा होगा, 8 का, वो उस 8 को खाएगा, कितना बचेगा, 21। यहां पे गेन आ जाएगा 21 का, जबकि 21 का गेन तो सही होना ही नहीं है। असल कहानी तो यह है कि गेन कितना होना चाहिए, 23 का होना चाहिए। इस वजह से आपको मजबूरी है ये +1 की एंट्री करने की, ठीक है। अब जिसको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ नहीं आई ये उससे भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि पर्चे के अंदर इसकी कोई रेलेवेंस नहीं थी, ये मैंने जितनी डिस्कशन की, ये सिर्फ आपकी तकलीफ दूर करने के लिए कि एंट्री नहीं होनी तो +1 लिखते क्यों है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। वैसे जरूरत नहीं है इसकी लॉजिक शॉजिक की, बात सिर्फ इतनी सी है, जिस साल में सरप्लस का बैलेंस आ रहा हो तो डेप्शन की 2 एंट्रीज, और जिस साल लॉस का बैलेंस आ रहा हो तो डेप्शन की एक एंट्री, इनकी एंट्री नहीं करनी, ठीक है। जिंदगी रही तो ईद के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।